नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। योगी सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अनुपूरक बजट में भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने के साथ हिंदुत्व के प्रतीकों के सम्मान का भी ध्यान रखा है। देखिए रिपोर्ट में। योगी सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अनुपूरक बजट में भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने के साथ हिंदुत्व के प्रतीकों के सम्मान का भी ध्यान रखा है। प्रयागराज कुंभ 2019 में अभूतपूर्व व्यवस्था कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के बाद सरकार ने वर्ष 2025 के कुंभ को उससे भी भव्य और बेहतर बनाने की तैयारी की है। इसके लिए बजट में 521 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप को संगठित करने हेतु रुपए 100 करोड़, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण हेतु रुपए 300 करोड़, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन के लिए करोड़ों की राशि, स्मार्ट सिटी मिशन करोड़ों की राशि, उत्तर प्रदेश में होने वाली G20 सम्मेलन के बैठकों हेतु रुपयों की करोड़ों की राशि, महाकुंभ 2025 प्रयागराज के आयोजन करोड़ों की राशि, इको टूरिज्म के विकास करोड़ों की राशि, आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन करोड़ों की राशि, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण करोड़ों की राशि, राज्य सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण के लिए करोड़ों की राशि, राज्य सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण सुट्टीकरण करोड़ों की राशि, ग्रीन इंडिया मिशन करोड़ों की राशि, जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना को करोड़ों की राशि, उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तारीकरण करोड़ों की राशि। देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जिस एक इवेंट ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था वो था प्रयागराज कुंभ 2019। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा के माध्यम से भव्य और दिव्य कुंभ का जो मैसेज प्रयागराज कुंभ ने दिया था, देश के अंदर से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। जो आया अभिभूत होके गया। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन करके, स्नान करके जो आया वहां की व्यवस्था देख करके अभिभूत था। दिव्य और भव्य कुंभ के साथ जोड़ करके वह अपने आप में प्रधानमंत्री जी के प्रति और राज्य सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करके गया। यह हमारे लिए गौरव की बात थी। और 2025 में हमारी सरकार को फिर से भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। अब से प्रमुख धार्मिक स्थलों के मार्ग चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में विध्वंस वासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली मंदिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधाओं के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के लिए 10 लाख और सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे साफ है कि योगी सरकार इस अनुपूरक बजट में हर उस पहलू और मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है जिससे उसकी पहचान है। राष्ट्रवाद, संस्कृति और विरासत भाजपा का मुख्य मुद्दा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में भाजपा इन मुद्दों पर कई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा योगी सरकार इस बजट में इसका खास इंतजाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता आरपी राजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद है। मेरा पहला सवाल गौरव मिश्रा से। गौरव, कैसे देखते हैं सरकार के इन तमाम फैसलों को? देखिए, जो अनुपूरक बजट है, यद्यपि ये रुके हुए कामों के लिए या भविष्य में जो बड़ा बजट आना है अगले वर्ष,
उसके पहले के विकास कार्यों के लिए लाया जाता है। जी। लेकिन ये बजट भी अपने आप में सरकार के चाल चरित्र और विजन को दर्शाता है। जिस तरह के हमारे इस बजट में भी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंक्यूबेशन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, संस्कृति, ये सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ फंड अलॉट किए गए हैं। तो ये अपने आप में बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को दर्शाता है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को फोकस करके औद्योगिक विकास किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए और देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बने, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, उस दिशा में बढ़ता हुआ, उस दिशा में संकेत देता हुआ ये अनुपूरक बजट है। और मुझे लगता है कि इस अनुपूरक बजट में जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को प्रमोट किया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स को प्रमोट किया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर को प्रमोट किया जा रहा है, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यही कारण है कि आज देखिए 48,000 प्रति व्यक्ति आय का ये उत्तर प्रदेश, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, वहां से बढ़कर के आज लगभग 97,000 प्रति व्यक्ति आय तक पहुंच गया है। आज उत्तर प्रदेश देश के तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी वाला प्रदेश बनकर के उभरा है। 44 से अधिक योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है पूरे देश में, सभी प्रदेशों में अगर देखा जाए। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिसमें भारत में सभी प्रदेशों में नंबर 1 स्थान पर आज उत्तर प्रदेश है। कई केंद्र की योजनाएं आज मील का पत्थर साबित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि एक बदलते हुए उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी का ये उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश जैसा है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी को लीड करता है। और नोएडा से लेकर के सोनभद्र तक एक उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। जब 304 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज पिछले टेन्योर में बने थे, पिछले यानी सपा की सरकार में बने थे, वहीं 641 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल हो चुके हैं। आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे एक्सप्रेसवेज के साथ, चाहे वो लॉजिस्टिक हब हो या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, एयरपोर्ट्स हो, ये सबों के निर्माण बहुत तेज गति से चल रहे हैं। तो एक ये बदलती हुई तस्वीर है, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इसकी गति के साथ जो चलेगा वो विकास करेगा, जो स्किल्ड होगा वो विकास करेगा, और जो नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। ठीक है गौरव जी, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। सपा से हमारे साथ आरपी राजन साहब है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक यादव जी भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। राजन जी, कैसे देखते हैं, सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है, क्या ये धरातल पे उतरेंगे? देखिए, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं एक सवाल आपसे भी मित्र लूंगा शुरुआत में ही डिबेट में। मैं चाहूंगा कि जो है आप भी ये पूरे उत्तर प्रदेश में आते जाते हैं, घूमते होंगे। सरकार ने अभी हाल ही में एक लाइन दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के। पहले 15 नवंबर था, फिर 23 नवंबर डेट बढ़ाई गई उसकी। लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ मैं चाहता हूं, क्या आप बताएं अब, या हमारे साथी आदरणीय गौरव भाई भी बैठे हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं? गड्ढों में सड़क है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। कोई केवल और केवल सरकार आंकड़ेबाजी पेश करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए कि अगर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी, आज कोई एक शहर बता दे जो स्मार्ट सिटी बना हो, एक शहर का नाम बता दे, भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ। सड़कें, रोड हाथ से लोग उखाड़ दे रहे, विजुअल इस तरह से लोग देखते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, सड़कों हाथ से उखाड़ करके लोग दिखाते हैं। जो सड़क बनी हजारों करोड़ रुपया लगा करके और वो हाथ से उखड़ जाए तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? तो भ्रष्टाचार का बोलबाला किस तरह से है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को अधिकारी सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये स्थिति है। धरातल पर क्या है, वास्तविकता क्या है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आंकड़े हम बहुत बड़ी गिना सकते हैं, बहुत बता सकते हैं। हजारों करोड़ की लागत से एक्सप्रेस वे बना, आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करके जाते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद महीना भी नहीं बीतता है कि उसी एक्सप्रेस में पूरी गाड़ी धंस जाती, समा जाती है। तो ये है विकास, उसमें क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आखिर जो ये संगठित भ्रष्टाचार है उस पर कब कार्रवाई होगी, उनके लोगों पर कब कार्रवाई? राजन साहब, मुद्दे पे आते हैं, जो आज बजट आया है अनुपूरक, उस पर बात रखिए अपनी। जी
देखिए अनुपूरक बजट को लेकर ही बात, ये सारी स्थितियां उसी की हैं। आप जो है आप केवल आंकड़े दिखा करके भी 14 से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 17 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आंकड़े नहीं चाहिए, आप अनुपूरक बजट दिखाइए, आप कुछ भी लेकर के आंकड़े लेकर के, आंकड़ों से धरातल पर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है उसको देखने की जरूरत है। वहां पर क्या है वास्तविकता जो क्या उत्तर प्रदेश की। मैं कहता हूं आप भी मित्र, आप ईमानदारी से बता दें, क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? आप भी उत्तर प्रदेश में आते जाते होंगे, आप भी इस देश के नागरिक हैं। तो वास्तविकता क्या, उस पर सरकार नहीं जवाबदेही देती, सरकार उस पर सरकार की जवाबदेही है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। जो धरातल पर हकीकत है उस पर भी वार्ता होना आवश्यक है, और ये कड़ी उसी से जुड़ती है विजय जी। जी ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक जी। अशोक जी, कैसे देखते हैं, एक वक्त वो भी था जब सपा की सरकारें होती थी, बसपा की सरकारें होती थी, बजट का रोना रोया जाता था, लेकिन क्या फर्क लगता है आपको? योगी 2.0 में क्या बदलाव नजर आया आपको अशोक जी? आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। सरकार का आज का जो अनुपूरक बजट रहा, सरकार ने जैसा कि कहा कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, या उसको हम धार्मिक भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो ज्यादातर जो है बजट वो धर्म के नाम पर है या धर्म स्थलों के नाम पर है। अच्छी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें आस्था के प्रति हम लोगों का ज्यादा वो है, और सरकार ने उस पर ध्यान भी दिया है। और सरकार इस दिशा में जो हमारे धार्मिक स्थल हैं या जो धार्मिक या सांस्कृतिक, उन पर सरकार अच्छे से कार्य कर रही है। और बजट का बस ये है, बजट सही है, केवल इतना समझ में नहीं आ रहा कि जो पैसा पहले आवंटन हुआ था जी, उसकी क्या स्थिति है, वह कितना खर्च हुआ, कितना हमें चाहिए, हम यानी जो पैसा पहले आवंटन हुआ उसका कितना परसेंटेज पैसा खर्च हुआ है, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता है। तो जैसे अभी सरकार ने पीडब्ल्यूडी में मान लीजिए 2550 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत किए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जो पिछला पैसा था वो कितना पैसा व्यय हुआ। ठीक है ना। इसी तरह जब केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए कहा था कि हम स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देंगे, तो फिर जब नए शहरों के विकास के लिए फिर प्रदेश सरकार को 4000 करोड़ रुपए अनुपूरक के रूप में आवंटन करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, जब केंद्र सरकार कह रही है कि स्मार्ट सिटी हम क्या नाम बसा रहे हैं। तो फिर ये जो प्रदेश का जो हमारा जो बजट है, और प्रदेश सरकार उसको के बच्चों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, वैसे स्वास्थ्य पर भी उन्होंने बजट आवंटन किया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने आवंटन नहीं किया है, उस पर भी किया है, मेडिकल कॉलेज के लिए भी किया है, परिवार कल्याण के लिए भी किया है, एनएचएम के लिए भी किया है। लेकिन अगर यही पैसा, थोड़ा सा पैसा अगर मान लीजिए जैसे कोई कार्य हो जाता है, तो अगर उसके बजाय अन्य कार्यों पर, जैसे जो बच्चों के अभी बच्चों के अभी जो बेसिक के बच्चे हैं, अभी उनके लिए वही स्वेटर की फिर वो क्या नाम समस्या आएगी, सर्दियां चालू होने जा रही हैं, पिछली साल की तरह इस साल भी फिर वही समस्या आएगी। तो जो ये चीजें हैं, वैसे तो एक उससे देखा जाए तो सरकार, ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते। गौरव जी, विपक्ष की पार्टियां कह रही है कि आप बजट में भी हिंदुत्व ढूंढ लेते हैं। पूरे भारतवर्ष की समृद्धि किस कालखंड में सबसे ज्यादा थी? जिस समय धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था इस देश में रही है, तो दुनिया का 36 से 40% जीडीपी भारत लीड करता था, अकेले दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था आर्थिक दृष्टि से। आज उसी दिशा में, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में भारत बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में ही काशी है, प्रयाग है, मथुरा है, नैमिषारण्य है, विंध्याचल है। ऐसे ऐसे महान तीर्थ स्थल है जिसने पूरे देश को जोड़ा है, समेटा है अपने आप में। तो क्या इसका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इन पर पैसे खर्च होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जहां पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से लोग आते हैं देखने के लिए। आज महाकुंभ होना है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, जिसमें अपेक्षित संख्या आपने देखी, पिछले जो अर्धकुंभ हुआ था उसमें ही ये संख्या 24 करोड़ पार कर गई थी। ये पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। तो ऐसे अवसर को उत्तर प्रदेश क्यों ना उसका लाभ ले,
क्यों ना उसके लिए एक सुलभ व्यवस्था तैयार करें। मुझे लगता है कि इसमें इस तरह की राजनीति के एंगल को खोजना ये उचित नहीं है। ये बढ़ते हुए देश, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश और एक शक्तिशाली उत्तर प्रदेश की दिशा में उठाया हुआ कदम है, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। जी राजन जी, वो कह रहे हैं कि जो कदम सरकार उठा रही है उसको आप स्वीकार कीजिए, कदम से कदम मिला के सरकार के साथ चलिए। देखिए उज्जवल जी, मैंने पहले ही कहा फिर कह रहा हूं कि आप करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं कोई विरोध कर रहा हूं इस बात का। मैंने ना कहा कहा ना वैसे, यदि आप लेकिन पुनः गौरव जी मैं आऊंगा आपके पास, राजन साहब को अपनी बात रखने दीजिए। लेकिन पुनः मैं ये कह रहा हूं, जो धरातल पर आंकड़े बताने से नहीं होता है। आप आंकड़े, बड़े बड़े आंकड़े ले आइए। आप तो स्मार्ट सिटी का भी आंकड़ा लाए थे, आप गड्ढा मुक्ति का 4 दिन पूर्व, आज 5 तारीख 6 तारीख, ये 5 दिन पूर्व आपने डेडलाइन दी थी, 30 नवंबर क्रॉस हो गई, उस पर जवाब नहीं आता ना आएगा, क्योंकि सरकार वहां पर काम नहीं कर रही। सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल खेल रही है, और डबल इंजन की सरकार आंकड़े लेकर के दिखा करके, पेपर पर आंकड़ेबाजी से नहीं होता। अभी तो आदरणीय अशोक जी ने जो कहा, अब स्वेटर की बात उन्होंने जिक्र किया था, परिषदीय विद्यालयों में स्वेटर तो सर्दी आ गई दूर की बात है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई और परिषदीय विद्यालयों में किताबें पूरी नहीं मिल पाई बच्चों को। आप कौन सी शिक्षा देना चाहते हो, आप कहाँ ले जाना चाहते हो? हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं आप करिए ना, हम स्वागत करेंगे, आप काम तो करिए। जब शिक्षा आप नहीं दे पा रहे हो, आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, आप स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जनपदों के कई रोज दौरे करते, उसके बाद जाके सीएससी पीएससी पे कहते हैं कि मेरा विभाग है, मुझे शर्म आती है। ऐसी स्थिति है सीएससी पीएससी पे, जल भराव की स्थिति, डेंगू में आपने देखा क्या, किस तरह डेंगू किस तरह पैर पसारता चला जा रहा, हर बार यही स्थिति होती। तो आखिर पहले से क्यों व्यवस्थाएं नहीं किया थी? आप केवल बजट दिखा दो। और बजट की बात, अभी खर्च करने की जो बात आई थी, कई विभाग तो ऐसे हैं, विभागों में कई ऐसे बजट है जो बजट वापस चले जाते हैं, बजट खर्च ही नहीं होता। उस बजट का क्या, जो बजट सार्थक रूप से इस्तेमाल ना हो, वो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता करते हैं, आपके पास भी आंकड़े होंगे, मेरे पास भी आंकड़े मैं दे सकता हूं। स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऐसे विभाग जहां की बजट खर्च ही नहीं होता है, तो 3 यूनिटें ऐसी हैं और बता रहे हैं कि हम बजट दे दिया। तो धरातल पर क्या काम है? आम जन, चूंकि हम विपक्ष में की जिम्मेदारी अगर हमें दिया जनता ने, तो हमारा काम है जनता की आवाज को उठाना। आपको सरकार में सत्ता की जिम्मेदारी दी गई, तो आप भी जनता के लिए काम करें। तो हमारा मकसद आम जनमानस के लिए काम करना ही है, लोगों के लिए, लोकतंत्र में यही है। लेकिन आप काम क्या करें, आंकड़े बताने से नहीं चलेगा। वास्तविकता क्या है, धरातल पर क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। ठीक है राजन साहब, आपके पास आऊंगा मैं, अशोक जी के पास आते हुए। अशोक जी, क्या लगता है 2000 के लिए अभी से सरकार, 2024 के लिए सरकार अभी से जुट गई है? निकाय चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, इसमें तो कोई क्या नाम दो राय नहीं। देखिए, बीजेपी चुनाव के मोड में तो सदैव रहती है। अभी चूंकि छोटी जो क्या नाम निकाय चुनाव होने हैं, और बीजेपी अपनी, देखिए बीजेपी का आप कोई भी मोड, कभी भी बीजेपी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है। और बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है या जो भी नेता है, वह अपने संगठन के प्रति कार्य करते हैं। और इसमें मैं इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं कि उनकी जो कार्यशैली है वो अच्छी है, और वह अपने मोड में, देखिए अगर हम राजनीति में हैं और हम राजनीति में ही काम ना करें तो फिर क्या फायदा। मैं जैसे पत्रकार हूं, अगर मैं पत्रकारिता का काम नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या? तो मुझे बीजेपी का एक काम ये सही लगता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव कहीं भी हो, चुनाव चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बीजेपी देश की सत्ता की चाबी यूपी के पास है। बीजेपी को ये पता है 80 सीटें आती हैं, पूरा जोर लगाती है पार्टी हर लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, और वो पुनः ताकत लगा रहे हैं। देखिए, अभी जो छोटे चुनाव हैं, जो निकाय के चुनाव में वह पूरी ताकत लगाएंगे, और ये चाहेंगे कि जो छोटा सदन है वो उनके पक्ष में रहे। जी, तो ये राष्ट्रवाद की पिच पर खेलना शुरू कर दिया एक बार फिर से भाजपा ने। गौरव जी। देखिए, राष्ट्रवाद, हमारे देश का जो राष्ट्रवाद है उसको संकुचित विचारधारा से देखना उचित नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद वो है जो वैक्सीन मित्रता योजना के अंतर्गत 50 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराता है। हमारा राष्ट्रवाद वो है जो यहाँ के योग को पूरे विश्व के तमाम देशों तक पहुंचाता है और यूनाइटेड नेशन उसको स्वीकार करता है। हमारे राष्ट्रवाद की स्वीकार्यता पूरे पृथ्वी पर है
और वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, जिसको संकुचित विचारधारा से देखना उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए काम करना चाहिए। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें हम तमाम धार्मिक स्थलों का उद्धार करते हैं, उसको नवीनीकरण का काम करते हैं, लेकिन उनका जरा राष्ट्रवाद देखिए, कौन सा राष्ट्रवाद था, कौन सा सांस्कृतिकवाद था, जिसमें बॉलीवुड के लोगों को ला करके नचाया जाता था, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता था। क्या वैसा ही चाहते हैं? जनता ने इसीलिए बदलाव किया है और जनता को यह बदलाव अच्छा लग रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की भाजपा सरकार विकास के पिच पर, चाहे वो राष्ट्रवाद की पिच हो या देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, सभी क्षेत्रों में तेज गति से काम कर रही है। कोरोना काल में यद्यपि हमने काफी समय गंवाया, उससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, लेकिन उसकी भरपाई को बहुत तेज गति से हम भरते चले जा रहे हैं। आज जीडीपी की भी दृष्टि से हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य हो या फिर देश का हो, आज दुनिया के तमाम एजेंसियां भारत को ये प्रमाणित कर रही हैं कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी अगर कोई विश्व में होगा तो वो भारत होगा। G20 सदस्य देशों का जो अध्यक्षता भारत को मिला है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इसे स्वीकार करें, इस बदलाव को एक्सेप्ट करें, इस बदलाव के साथ चलना सीखें। पुराने ढर्रे पर अगर विपक्ष अभी भी मुद्दा विहीन विषय उठाता रहेगा तो रिजल्ट वही आएंगे उनके लिए भी सिफर। ठीक है, वो आपकी बात पे हंस रहे हैं, मैं रिएक्शन ले लेता हूं सपा प्रवक्ता से। राजन जी, सीधा सीधा बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप तो जनता का पैसा सफाई महोत्सव में लगाते थे। बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी आदरणीय गौरव भाई कह रहे थे जो है कि विकास की पिच पर, कौन से विकास की पिच पर आप काम कर रहे हैं? मैंने 3-4 सवाल के एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। भ्रष्टाचार की पिच पर काम हो रहा है। आप देखिए ना, संगठित अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं। आप बताइए, क्या बात नहीं होगी जब उत्तर प्रदेश में और देश में बेरोजगारी की बात आएगी? इसी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। ये कोई और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस जिस देश के युवा मना रहे हैं, कोई राजनीतिक दल के, कोई विपक्ष के लोग नहीं है, कोई इस देश का बेरोजगार युवा है। ये भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। एक्सप्रेस सत्ता में हो तो हौसला रखिए गौरव जी, थोड़ा सुनने का भी हौसला रखिए। सत्ता में तो बड़ा हौसला रखना पड़ेगा सुनने का। ये मैं नहीं मना रहा हूं ना, किसी राजनीतिक दलों के लोग मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश का बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मनाता है, ये है आपकी उपलब्धि। एक्सप्रेसवे में गाड़ी धंस जाती है, हजारों करोड़ के रुपए बर्बाद होते हैं, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या आपने कार्रवाई की? आके 3 बात कुछ नहीं आपने किया। रोडे उखड़ रही, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। और जो परीक्षाएं हुई थी, आप 19 परीक्षाएं कराई, जिनमें 17 परीक्षाओं के पेपर पर्चे लीक हुए। उसमें किस तरीके से लोग घुसे हुए, संगठित अपराध, आपने उन पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं होता है। तो ये राजन जी, इस पे भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनता के बजट के पैसे से आप नाच गाना करवाते थे सफाई में। देखिए, जनता के बजट के पैसे से नाच गाने की बात करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जब सवालों का जवाब जब सवाल किए जाते हैं उत्तर प्रदेश और देश को लेकर के, तो एक भी जवाब नहीं आता। कौन कहता है जनता का बजट नहीं? मैं गौरव जी सुन लीजिए, मैं ये सवाल आपसे खुद का पूछना चाहता हूं। आप बताइए ना, एक कोई प्रमाण है आपके पास? आपको चैनल पर बैठ करके आप बोल देंगे। और मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए ना कि एक पैसा जनता का, कौन सा पैसा वहां कहां किस मदद से किससे खारिज हुआ? कोई प्रमाण है? आप कार्रवाई करिए ना, आप जांच करा लीजिए। आप इसे क्यों नहीं जांच कराते? आप बैठ करके झूठी बहस करेंगे आप ला करके? ऐसे नहीं चलता जिस तरह झूठी बहस करिए। मैं कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं और आप सीधे कहता हूं, मैं स्वराज एक्सप्रेस पर कहता हूं और आपसे भी सवाल है कि आप बताएं ना, जांच का ये कौन सा सवाल हो गया कि आप जनता के पैसे नाच गाना हो रहा था? ये कौन सा सवाल हो गया? बताइए ना, कहाँ किसका पैसा लगा, कौन सरकार का पैसा खर्च हुआ, किस मत से पैसा खर्च हुआ? आप सरकार में हैं, आप जांच करा लीजिए। आपने क्यों नहीं जांच कराते? जमीन पे उतर जाते थे, भटकाने का काम करते हैं आप लोग। क्योंकि जवाब नहीं है, आप जवाब नहीं आपके पास, आप जवाब नहीं दे पाओगे। समाजवादी परिवार उसका आनंद लेता था। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, आपके पास सवालों का जवाब नहीं। मैं कहता तो ना, बताइए किस मत से पैसा खर्चा हुआ। अगर सफाई महोत्सव का नाम लेते तो बता दीजिए, एक विभाग बताइए जहां खर्चा हुआ। सरकार आप बताइए कब किस आंकड़े खर्चा हुआ, आप बताइए। जवाब है नहीं है। झूठा प्रोपोगंडा, बदनाम करने का, चूंकि आपके पास ध्यान भटकाने के अलावा कोई काम नहीं किया है आपने। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों की बात की थी, बनारस में खड़े होकर के। शिक्षा मित्र अपना मेरे ऊपर छोड़ते अपनी जिम्मेदारी। क्या किया आज तक शिक्षा मित्रों के साथ आपने? कुछ हुआ क्या शिक्षा मित्रों का? कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली? बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पर आपके पास जवाब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
जो अपने चरम पर है उस पर आप जवाब नहीं दे पाते, उस पर आपके पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ध्यान भटकाने का काम करती है। अगर काम करना है तो आप धरातल पर काम करिए। धरातल पर आपने कोई काम नहीं किया है। आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस डिबेट में इतने लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप जवाब दीजिए, बताइए ना क्या किया है आपने। है कोई जवाब? आपका जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। गौरव जी, सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार और बीजेपी की जितनी सरकारें जो हैं वो सिर्फ सपने दिखाती हैं, उसमें मास्टरी है आपकी पार्टी की सपने दिखाने में। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, जीरो टॉलरेंस अपराध के विरुद्ध अपनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इनके सरकार में जो समानांतर अपराध जगत का एक सरकार चला करती थी, 4-4 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पैसे की बंदर बांट होती थी, कार्यकर्ता का पार्टनरशिप होता था सरकार के अंदर में, प्राइवेट लिमिटेड अरे हमारे यहाँ सरकार, थे, वो सारी व्यवस्था खत्म हो गई, इनकी बेरोजगारी आ गई, तो इन्हें परेशानी हो रही है और ये स्वाभाविक है, होना ही था। अच्छी बात है, इससे प्रदेश का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, रोडें हाथ से उतर रही हैं, एक्सप्रेस वे धंस रहे हैं, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के बदलाव को जनता देख रही है और उसको एंजॉय कर रही है। ये नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण जनता ने फिर इनको वहीं बैठाया जहां इनको रहना चाहिए था, और बार बार जनता इनको वहीं बैठाएगी, क्योंकि आज भी मुद्दा विहीन ये विषय उठाते हैं जिसकी सच्चाई जनता पहले ही परख लेती है कि ये इसी रास्ते पे चलने वाले, इसी डर्रे पे चलने वाले। सड़क धंस जाती है, मुद्दा नहीं है। रोड में भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए आप ढकार जाते हैं, सरकार मिल करके आप करोड़ों रुपए ढकार जाते हैं जनता को। भ्रष्टाचार नहीं है, रोडें हाथ से उतर रही है, भ्रष्टाचार नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार नहीं है, 17 पर्चे 19 भर्ती में लीक करा देते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। इस पर जवाब है आपके पास? एक जवाब नहीं। ठीक है सर, वक्त की कमी। अशोक जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे। क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? निकाय चुनाव होने वाले हैं, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा जिस तरह का अनुपूरक बजट आया है? इन पर कब बात होगी? अशोक जी, बीजेपी को देखिए अनुपूरक जो बजट है, अब इसका देखिए लाभ तो उनको वैसे भी मिलेगा, क्योंकि जो चुनाव की जो उनकी रणनीति है चुनाव पर, वो उनकी बहुत अलग है। तो इसलिए देखिए बीजेपी चुनावी माहौल में तो अच्छे से रहेगी और निकाय चुनाव भी उनका बहुत अच्छा होगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता को बता दें, दर्शकों को बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से। अगर केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी को बनानी है तो यूपी जीतना बहुत जरूरी है। पिछली 2 बार से बीजेपी यूपी में बहुत अच्छा कर रही है। अब देखना यह होगा कि 2024 में क्या कमल एक बार फिर से यूपी में खिलेगा या नहीं। हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।